हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आज हम हमारे लेक्चर में जो हमारा एसएससी जेई की पीवाईक्यू की सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा रहेगा पार्ट 2। ठीक। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक अराउंड 22 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ इंटरप्शन हमको रुकना पड़ गया, अदरवाइज हम लोग 30 क्वेश्चन का सोच के आए थे, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर, है ना। बट कोई बात नहीं, आज समय है, आज की क्लास में हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि यार हम लोग ने प्रीवियस जो हमारा पिछला लेक्चर था वो 1 घंटा कुछ का था और इसमें केवल और केवल 22 क्वेश्चन ही हम लोग ने सॉल्व किए, काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम लोग। तो भाई देखो, हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ में उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट प्लस उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, सॉल्व करने का क्या अप्रोच आपको रखना है ना, इन सब चीज़ों को भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर लंबा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें आती है, मुझे बस एक ओवरव्यू देखना है कि कैसा अपना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ किस तरीके से सॉल्व करना है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपको जानना है, तो आप उसको अपना आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, 2x वगैरह में देख सकते हो। ठीक है। चलिए। तो बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बता दूं हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज अभी हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो अगर आप किसी भी स्टेट के हो और वहाँ के एई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गेट एकेडमी के पास बहुत ही अच्छा कोर्स है। केवल और केवल 777 रुपीज़ में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। और ये सब किसके लिए अवेलेबल है? ये सब है हमारे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल ब्रांच के लिए, चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ऑल स्टेट एई का कोर्स, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कोर्स विद प्रॉपर स्टडी मटेरियल, सब चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली जो हमारा एसएससी का एग्जाम होने वाला है जो कि एट द एंड ऑफ अक्टूबर होगा एज पर द रिवाइज्ड टाइम टेबल, वो जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम लोग ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। स्टेज 1 स्टेज 2 बोथ थिंग्स, बोथ द स्टेजेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट एंड एट अ प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज विद वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। ठीक है। जो एसएससी का जो पेपर होगा हमारा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीन ही ब्रांच अवेलेबल होते हैं, तो उन तीनों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सिमिलरली जो हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम है जो अभी होने भी वाला है कुछ दिनों के अंदर, एक जो हमारा सीबीटी 2 का एग्जाम रह गया था वो कंप्लीट हो जाएगा अभी। और उस आरआरबी जेई के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो कि 2025 में न्यू वैकेंसीज आने वाली है जिसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास जो कोर्सेज हैं केवल सीबीटी 1 के लिए भी कोर्सेज है। क्योंकि किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि नहीं यार मैं टेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, मुझे नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा हेल्प मतलब हेल्प चाहिए, तो आप हमारा सीबीटी 1 का कोर्स ले सकते हैं केवल 499 रुपीज़ के प्राइस पे विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना नॉन टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं एनटीपीसी वगैरह सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, एलपी की तैयारी कर रहा था, मेरा नॉन टेक्निकल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मुझे टेक्निकल की जरूरत है, मुझे टेक्निकल में गाइडेंस चाहिए, मेरे पास 5-6-7 महीने हैं, मैं अच्छा टेक्निकल में स्कोर कर सकता हूँ, मुझे पहले से मतलब काफ़ी मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें, तो आप हमारे जो सीबीटी 2 का कोर्स है एट अ प्राइस ऑफ 499 रुपीज़ आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है, एक नए स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं जो भी तक पढ़ा अच्छी बात है, मैंने जो भी पढ़ा अच्छा पढ़ा, बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए, मुझे कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाए, है ना, एक कंप्लीट कोर्स मिल जाए, तो आपके लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कोर्स हमारे पास सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल एट अ प्राइस ऑफ 777 रुपीज़ के प्राइस में हम लोग ने आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप में, आप जाके वहाँ पे विजिट करिए और कोर्सेज को अवेल कीजिए। सिमिलरली जो एसएससी जेई का पार्ट है, एसएससी जेई में हम लोग जानते हैं कि नॉन टेक्निकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप जब तक सीबीटी 1 क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। और सीबीटी 1 के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं एट द एंड, क्योंकि मेरिट में वो भी मार्क्स ऐड होते हैं। अब होता यह है कि इसके अंदर जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है वो बच्चा उसको लगता है कि काफी ईजी है, और ईजी होने की वजह से वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और एट द एंड में मतलब जब एग्जाम का समय आता है तब उस समय प्रैक्टिस करते हैं, या एक बार के लिए छोड़ के भी चले जाते हैं कि चलो ठीक है यार जैसा आएगा देख लिया जाएगा, हम लोग तो बना लेते हैं। बट वहीं पे मिस्टेक होगी, बिकॉज आपका वहां पे जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा इसकी वजह से। तो एसएससी जेई के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको हम लोग ने एक जगह कंपाइल किया हुआ है, एसएससी जेई के पेपर 1 के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट को, जो कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस में केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको गेट अकेडमी के ऐप से अपना बाई कर सकते हैं। सिमिलरली एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने अभी तक के 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए उसके अंदर जो टेक्निकल वाला पार्ट आया था पेपर 1 का, उसको एक साथ कंपाइल किया है, और ये भी आपको केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है।
एक साथ, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरे एग्जाम से इससे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था, मतलब अभी तक कैसा आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज यूपीपीसीएल यूपीपीसीएल की वैकेंसी आने ही वाली है, क्योंकि काफी समय से नहीं आई है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में विद इन अ मंथ 2 मंथ ये वैकेंसी आ जाएंगी। तो वैकेंसी जब तक आएंगी तब तक अगर आप वेट करोगे तो काफी लेट हो जाया रहेगा, बिकॉज यूपीपीसीएल के जो एग्जाम है उसमें तैयारी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप की जरूरत पड़ती है, पूछने का तरीका अलग होता है, एग्जाम का पैटर्न अलग है, एग्जाम के क्वेश्चंस पूछने के लेवल अलग हैं, है ना। और केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इसके अंदर, तो ये काफी अच्छी बात है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एग्जाम है ना। ये अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन जो भी इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, सभी चीज जो हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, पीएलसी स्काडा, हर चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी हिंदी जो सब्जेक्ट है वो भी अवेलेबल है, ठीक। तो केवल और केवल 999 रुपीज के प्राइस में, इंक्लूडिंग जीएसटी, दैट टू इंक्लूडिंग जीएसटी, कोई एक्स्ट्रा जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो ये आप यहाँ पे जाकर के गेट एकेडमी की लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम प्ले स्टोर, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने, अब आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एसएससी जेईई पीवाईक्यू पार्ट 2, ठीक। मैं फिर से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हम लोग, हो सकता है लगे किसी को कि हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या चीजों का ध्यान देना है, वो सब चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। एडिशनल जो भी इसके बाद चीजें और हमको जाननी चाहिए वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 22 तक हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था प्रीवियस में, और आज हम लोग देखेंगे 23 से। If a power station supplies 1000 megawatt hour of electricity to its consumer for a period of 2 month, ठीक है भाई, 2 मंथ के लिए पहुंचा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी, हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मेरा एवरेज डिमांड क्या होगा, ठीक है, एवरेज डिमांड क्या होगा, तो क्या होगा एवरेज डिमांड, बताइए। ये जो क्वेश्चंस है, जो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है, हमारे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन वाले पार्ट में आते हैं, है ना, जो पावर सिस्टम का जनरेशन वाला पार्ट है वहां पे ये चीज आता है। और ये वाले जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है कि कितना एवरेज डिमांड बताओ, मैक्सिमम डिमांड बताओ, ये सब क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा रहे हैं, तो ना ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केवल फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और पूरा क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल भी आपको फ्रेम करके देगा ये, ठीक। तो अभी के हमारे जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो हमारा एवरेज डिमांड आएगा, एवरेज डिमांड ही बोला ना, एवरेज डिमांड जो है ये होगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमको दी हुई है, हाँ दी हुई है, क्या कहाँ दिया हुआ है, वो 1000 मेगावाट, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, और ये जो समय भी रहता है ये किस में होना चाहिए, ये आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी में निकाला, टोटल एनर्जी मुझे दिख गई है कितनी है, टोटल एनर्जी है 1000 मेगावाट आवर, बढ़िया। टोटल टाइम निकालना है, कहाँ है टाइम, कितना टाइम है, 2 मंथ, 2 मंथ मतलब 60 डेज, और हर एक दिन में 24 घंटे, ठीक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करता हूँ, ये 0 से 0 गया, अब आगे करूँगा क्या, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये 24 है, इसको लगभग 25 मान लेता हूँ, और 25 मान के इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये 4 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, नीचे 3 टाइम बचा, 2/3 मतलब 1/3 मतलब 0.33, और 0.33 इंटू 2 मतलब 0.66, और क्योंकि मैं इसको इससे ज्यादा माना था तो मेरा आंसर जो आएगा वो 0.66 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, हाँ 0.66 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 694 मेगावाट जरूर आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसको एक अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर लिया है, ठीक। आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करने लगना है कि पूरा गणित लगा दूं इसके पीछे, है ना, आर्यभट्ट नहीं बनना, एकदम एक एक कोई डेसिमल से डेसिमल मिला के आंसर नहीं लाना रहता है ना। ऑप्शन एक बार आप देख लिया करो, ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, और ऑप्शन में ये भी ध्यान देना कि ये मेगावाट में है, ये किलोवाट में है, हम लोग का ये मेगावाट में था, यहाँ पे जो मैंने नीचे डिवाइड किया ये किस में था, आवर्स में था, यहाँ से अभी तक मेगावाट आवर नहीं हटा है, ये मेगावाट आवर अभी तक है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आंसर मेरा मेगावाट में आया, कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं हम लोग, क्या आंसर सही लाके यूनिट गलत कर देते हैं, ठीक। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड फॉर फॉरवर्ड करंट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट हैज बीन सीन दैट प्लॉट ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स डैश एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है भाई। टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग बनाते हैं,
ये समझ लो मेरी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ असर पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल असर पड़ता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका ये जो कट ऑफ वोल्टेज है ये कम होते जाता है। अब ये कट ऑफ वोल्टेज कम होते जाएगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये इधर तरफ शिफ्ट होता है एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो है क्या? डज नॉट चेंज, मूव डाउन, डाउन तो नहीं होता, ये हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी रिसेंट के समय में मैं देख रहा हूँ जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी स्टूडेंट्स कह रहे थे और अपने को पेपर में देखने को भी मिला कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बन रहे हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बन रहे हैं। और जनरली जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो मतलब कोर इलेक्ट्रिकल के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट रहता है ना थोड़ा सा वीक रहता है। ठीक है, ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट रहता है ये क्या रहता है, काफी वीक रहता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के ट्रेंड में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, आरआरबी जेई में भी, एसएससी जेई में भी, और बाकी एग्जाम्स में तो अच्छा खासा पूछा ही जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे हमको रिक्वायरमेंट है कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी क्लासेस लें, थ्योरी लेक्चर्स में अगर आपको प्रोवाइड करना आपको चाहिए तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है खुला हुआ है आपके लिए, आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, है ना। अगर जो रिक्वायरमेंट है तो बताइए कमेंट में कि आपको थ्योरी है, और अगर थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ एमसीक्यू से काम चल जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है ना। तो जैसा आपको जरूरत है वैसा बताइए, उसके हिसाब से हम लोग उसको चीज़ों को आगे प्लान करते हैं। बिकॉज ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ लोगे या रट लोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको पूरा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये काफी, है ना। जैसे मशीन होता है ना, तो मशीन में हमको हर चीज का मतलब पीछे कॉन्सेप्ट होती है, ऐसा नहीं होता कि आपने ये 4 लाइन बुक में लिखी है उसको याद कर लिया तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा मशीन का नाम लिया मशीन का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इन एन ऑल्टरनेटर ऑन लोड। ठीक है, कोई ऑल्टरनेटर है लोड पे है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। The voltage drop due to armature leakage reactance occurs only occurs when the alternator is operated on at no load। नहीं ऐसा नहीं होता यार, at load में भी आपका ये लीकेज जो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप होता है देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लोड, नहीं बिल्कुल गलत, जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, जबकि कि जैसे जैसे आपकी लोड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका जो ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, बिल्कुल नहीं है, लोड पे डिपेंड करता है। ठीक, देन लास्ट ऑप्शन, द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लोड, मैंने कहा था ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल गलत है कि ये क्या बोलते हैं जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होगा वैसे वैसे ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस कम होता जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका ड्रॉप ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक 25 वोल्ट 800 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट सोर्स, द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज। अब पावर कंज्यूम की बात करें सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, वी कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 800। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि फिर से पावर निकालना है तो पावर फिर से निकलेगा भाई, फिर से पावर निकलेगा, पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। अब वोल्टेज कितना है, अब वोल्टेज है 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 25 इंटू 25, और ये 800 चला जाएगा ऊपर। ठीक, ये 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा 5 वन टाइम 1 अरे 160, देन 5 3 ज़ा 2 ज़ा
32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन, कुछ खास है नहीं इसमें, सभी को पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, उसी को लगाना है, उसी का आंसर आना है। ओके चलो अगला कह रहा है इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल्ड देन इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस विल, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज है, एक्सएल है, एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ एल, दिस मीन्स दैट एक्सएल इज क्या है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दुगनी होगी या तिगनी होगी, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सिमिलरली इन द सेम एस्पेक्ट आपका ये भी क्या हो जाएगा, एक्सएल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी डबल, ये क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर मेजरिंग द अर्थ रेजिस्टेंस बाय फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड हाउ मेनी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ठीक है, कितने ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है, क्योंकि अगर किसी को आंसर पता होगा तो उसको कंफ्यूजन होगा कि मेरा आंसर कितना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं अगर बात करूं फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड की, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के अंदर 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, इन 3 में से एक होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, एक होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, और जो बचे 2 होते हैं ये होते हैं हमारे क्या, ये होते हैं हमारे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ये लो लिखते रह जाओ, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमको बताना है कितने नंबर ऑफ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। तो नंबर ऑफ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड क्या है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2, नंबर ऑफ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड 2 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड 3 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड में अर्थ इलेक्ट्रोड कितना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड मतलब ये अर्थ इलेक्ट्रोड है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो कितने अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर? तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं हमारे। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी 1 किलोवाट आवर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप ही को खुद सॉल्व करना चाहिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए यार एग्जाम में, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ये मतलब हमको फ्री में थाली में परोस के दिए रहते हैं, 20-30 क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में दिख जाएंगे जो एकदम बच्चे से क्वेश्चन है। ठीक, जो फर्स्ट टाइम भी एग्जाम दे रहा होगा, और जो मतलब कोई बच्चा ना अगर कहना चाहिए इंजीनियरिंग करके जस्ट पास आउट भी हुआ होगा, वो भी आके बैठ जाएगा तो भी 30 क्वेश्चन बना देगा ऐसे वाले वो। तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, हड़बड़ी में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सर्किट हैविंग, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग कौन से सर्किट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग ने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी देखा था शुरुआत में अपने ये इस सीरीज के, वहां पे भी हम लोग ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में बात किया था, वहां पे उसका डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो मल्टीपल सोर्सेज पे काम नहीं करता, सिंगल सोर्स रहेगा तभी वर्क करेगा। सेकंड थिंग, वो इंडिपेंडेंट सोर्स पे काम करता है, डिपेंडेंट सोर्स पे काम नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नॉन लीनियर एलिमेंट एंड मल्टी सोर्सेज, तो मिल गया आपको अपना आंसर। ठीक, कैन नॉट बी अप्लाइड, तो कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड मल्टीपल सोर्सेस, इस पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स पे ही अप्लाई हुआ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक लाइन में कर दिया। लीनियर एलिमेंट पे होगा, बायलेटरल एलिमेंट पे होगा। अब लीनियर एलिमेंट कौन कौन से हैं, बायलेटरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आपको पता करना है और अपने आपको नोट करना है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना ये लीनियर एक्टिव बायलेटरल एलिमेंट है, तो क्या होता है लीनियर एलिमेंट और कौन कौन से हैं बायलेटरल एलिमेंट। ठीक, वो आपको पता करना है भाई। बायलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके शायद आप करंट ए से बी फ्लो कराओ या बी से ए फ्लो कराओ, सेम प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। एट द सेम टाइम जो बायलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल एलिमेंट है, जैसे कि पी एन जंक्शन डायोड, पी से एन फ्लो कराओगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एन से पी फ्लो कराओगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पता करो और लिखो यार अपने कॉपी में, जरूरी है। ठीक, चलो
तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन एसोसिएशन विद सिंक्रोनस मोटर एप्लीकेशन। देखिए सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है और मैं कह रहा है कि कौन सा हमारा फॉल्ट है। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है, पहली बात तो हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ लें क्या है। सिंक्रोनस मोटर इज हाईली सुटेबल फॉर लो पावर आउटपुट बिलो 40 किलोवाट इन मीडियम स्पीड रेंज। ठीक। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड इन कांस्टेंट लोड ड्राइव एप्लीकेशन। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डन, ठीक है, बाय यूजिंग सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, करते ही है। सिंक्रोनस मोटर इज एक्सपेंसिव इन लो पावर आउटपुट एप्लीकेशन। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर देखो क्या है, सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो जिसको क्या देगा, आपको कांस्टेंट स्पीड देगा, सिंक्रोनस स्पीड पे हमेशा रन करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। आप कितना भी लोड इंक्रीज कर दो वो रन करेगा अपने नॉर्मल स्पीड पे ही। ठीक है। तो पहला ये हो गया कि ये सही है, बिल्कुल ट्रू है ये वाला। हम लोग को फॉल्स निकालना है, निकालेंगे फॉल्स, पहले ट्रू जान लेते हैं। ठीक। दूसरा है सिंक्रोनस मोटर क्या कर सकता है, एक्टिव पावर सप्लाई कर मतलब सॉरी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है, जिससे आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है। जिससे आप अपने वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये किसमें हेल्प करता है सिंक्रोनस मोटर, ये हेल्प करता है वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने में, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने में। क्लियर। बोलते हैं ना सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड एंड कौन सा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। नो लोड पे वर्क करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर इज एक्सपेंसिव इन लो पावर आउटपुट एप्लीकेशन। देखो सिंक्रोनस मोटर क्योंकि एक हायर आउटपुट के लिए, मतलब ज्यादा वैल्यू के आउटपुट के लिए, ज्यादा रेटिंग के लिए हम लोग बनाते हैं, छोटा मोटा नहीं बनाते। छोटा बनाएंगे तो क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सही है। और ये जो है ये क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट ये है कि सिंक्रोनस मोटर हाईली सुटेबल नहीं होता, सुटेबल नहीं है लो पावर आउटपुट के लिए, हाई पावर आउटपुट के लिए सुटेबल है, और 40 किलोवाट के नीचे तो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ये ए टर्मिनल है, ये बी है, इसके अक्रॉस हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बढ़िया है। ये देखो एक स्टार, एक क्या बना, ये यहाँ पे एक स्टार बन रहा है, ये स्टार बन रहा है, या एक ये डेल्टा बन रहा है ना। एक स्टार बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। स्टार और डेल्टा सॉल्व करेंगे, दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा, ऐसा हम लोग को लग रहा है। बट क्या होगा, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच होगी। ठीक। यहाँ पे कोई स्टार कोई डेल्टा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भाई ये जो मेरा ए है, ये जो टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, है ना। ये जो है ये पॉइंट ये है, तभी तो ये शॉर्ट, इसका मतलब ये और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, दोनों में जो रेड डॉट बनाए हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कह रहा हूँ कि ये मेरा रेजिस्टेंस है और मेरा ए पॉइंट अब यहाँ आ गया है। ठीक है। ये मेरा 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस था ये इसके ऊपर मैंने लाके लगा दिया ऐसे। ठीक। देन ये वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट यही है, ये ए पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक। ये रहा मेरा क्या, ये मेरा 8 ओम है, 8, ये मेरा ई है। ठीक। और यहीं से मेरा क्या निकला है, बी निकला है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक 14 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये मैं 14 ओम का रेजिस्टेंस मैं ऐसा करके बना दिया। ठीक। तो ये एक्चुअल में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है ना। सही तरीके से आपको देखना है, सही तरीके से डायग्राम को देखना है। कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके से है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है डायग्राम। अब ये 10 और 15 को पैरेलल में सॉल्व कर लो। 10 और 15 पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 क्रॉस 15 अपॉन 10 प्लस 15 दैट इज 25, 5 5 25, 5 3 15, ये गया और ये बन गया 6 ओम। अब ये जो है ये 6 ओम है और ये कितना है, ये कितना है, ये कंप्लीट आ गया आपका 6 ओम, ये आपका 8 ओम, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 14 ओम। 14 ओम और 14 ओम पैरेलल में, जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसका मतलब कि 7 ओम। ये रहा हमारा आंसर, दैट इज 7 ओम। क्लियर। वही अगर हम लोग स्टार डेल्टा करने लग गए होते तो क्वेश्चन
को हम लोग कुछ अलग ही दिशा में लेके चले जाते हैं और आंसर नहीं आता। ठीक है ना। तो ऐसे सब चीजें जो एकदम सिंपल सी है, जैसे आपको लग रहा है कि यार बहुत सिंपल है, ये कब सिंपल होता बताऊं, जब आप ना पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नेटवर्क ही सॉल्व कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व किए जा रहे हो, एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है, मस्त घर में बैठे हैं और बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। उस समय क्या होता है, आपका दिमाग बढ़िया तरीके से काम करता है, हर चीज़ों को हर एक एस्पेक्ट से सोचता है। बट वही चीज़ अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन आपने आधा घंटा एग्जाम का बीत चुका है, आपने आधे घंटे में 15 ही क्वेश्चन बनाए हैं, आपके ऊपर दिमाग के ऊपर प्रेशर है कि मेरे पास अब बचा सिर्फ 1.5 घंटा है, 90 मिनट्स में मुझे बनाने हैं 175 क्वेश्चन, 185 क्वेश्चन, आपका जो दिमाग रहेगा ना वो काम करना बंद कर देगा, और ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जो यहाँ पे आप अभी पकड़ तो ले रहे हो बट वहाँ पे आप मिस कर जाओगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे ठीक कर सकते हो, दिस ऑल थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड बाई डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहो, मॉक देते रहो, तब आपको ये आइडिया होगा। क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट interrelation between the variable x1 and x2 used in the expression to calculate sag in transmission conductor with different height। ठीक है, दो अलग अलग हाइट पे ट्रांसमिशन कंडक्टर रहते हैं, वेरिएबल x1 and x2 represent the horizontal distance of the support at lower and higher level from the lowest point of the conductor respectively। ठीक है। मैं एक बोल ही लूं क्या। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्या है, ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे दो सपोर्ट लगे हुए हैं, सपोर्ट के बीच में ये मेरा कंडक्टर गया। ठीक, कंडक्टर का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, कंडक्टर के लोवेस्ट पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसी की वो बात कर रहा है। और वो डिस्टेंस क्या है, जो हायर उस पे है उसको उसने नाम दे दिया है क्या, ये जो है हमारा ये x1 है, और जो हायर वाला है वो क्या है, x2 है। ये इसमें भी अगर आप जानना चाहो तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये S1 है, सैग है, और ये जो है ये हमारा क्या होता है, S2 होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हमारे के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब भी ऐसा पॉइंट रहता है तो ये जो अपना सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहता है ना, वो टुवर्ड्स दी छोटे हाइट वाले टावर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो x1 की जो वैल्यू रहती है, x1 का जो डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू x2। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं वापस से क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये रहा। तो x2 इज ग्रेटर देन x1, ऑप्शन नंबर सी, x2 इज ग्रेटर देन x1। अब ये कोई बंदा ये क्वेश्चन को पढ़ता है ना, एग्जाम में जब देखता है, जब उसके ऊपर दिमाग पे प्रेशर रहता है, वो जैसे ही ये क्वेश्चन देखता है, एक तो ऐसी 5 लाइन का दिख रहा है, ऊपर से क्या x1 क्या x2 लिखा है, उसकी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचता कि क्या लिखा है, ऊपर से आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बार में ये चीज क्लियर भी नहीं होगी कि वो बोलना क्या चाह रहा है, किसको x1 कह रहा है, किसको x2 कह रहा है, और हड़बड़ी में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे स्टेटमेंट है ना, देखो कि आपको शुरुआत से ही काम रहना है एग्जाम में, और ऐसे सभी जो स्टेटमेंट लिखे हैं तो उसको एक बार शांत तरीके से पढ़ लेना है। एक बार अगर आप शांति से उसको पढ़ लोगे, वो ज्यादा बेटर है कि आप घबराहट में गलती में 3-4 बार उसको बार बार पढ़ो। ठीक, वहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे ये सब चीजें जो हैं हम लोग सीख जाएंगे, है ना। चलो, अ सबस्टेशन इज अ फैसिलिटी दैट ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है। इट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एंड एंड यूजर। बिल्कुल सही। एक जहाँ पे प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहां से लेके एंड यूजर के बीच में एक ये मीडिएशन इंटरमीडिएटरी का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब स्टेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, डोमेस्टिक कंज्यूमर में ऑल्सो भी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क, देखो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस ऑप्शन का कहने का मतलब है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो मेरा डोमेस्टिक यूजर है, जो मेरा घर मतलब जैसे जो हम लोग हैं डोमेस्टिक यूजर हैं, ये हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किससे, टू द ट्रांसमिशन नेटवर्क से। भाई ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है, अगर मान लो मेरे घर के आसपास के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ही मैं बात करूं तो 11 केवी की लाइन जा रही है या 33 केवी की लाइन जा रही है ट्रांसमिशन में, मैं उससे डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, है ना। रोटरी कन्वर्टर्स, और क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं भाई। रोटरी कन्वर्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन रेलवे सबस्टेशन, तो रोटरी कन्वर्टर चाहे रेलवे हो चाहे हर जगह सब जगह यूज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में यूज होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में भी इंस्टॉल्ड इन ए सबस्टेशन, तो करना ही पड़ेगा। जब दो डिस्टिंक्ट ट्रांसमिशन वोल्टेजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 33 केवी आ रही है, ठीक, और यहाँ से 11 केवी ले जाना है, तो कौन करेगा? ट्रांसफार्मर ही करेगा, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए तो पूरा एकदम बोला गलत ही गलत है, इससे गलत कोई नहीं हो सकता। ठीक, चलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग वायर्स एंड केबल, कौन सा चीज के रिगार्डिंग एक्यूरेट सही है? तो सिंपल सी बात है यार, वायर क्या होता है? वायर मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड, ठीक, अगर सिंपल सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक सिंगल स्ट्रैंड रहेगा। और वायर क्या रहते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ वायर्स को मिला के आप क्या बना सकते हो? केबल बना सकते हो, ठीक है। तो कहना चाहिए कि वायर जो है केबल के अंदर ही रहता है, बहुत सारे मल्टीपल वायर्स मिलके केबल बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। वायर आर मेड बाय स्टैंडिंग टुगेदर मेनी केबल, ये उल्टा लिख दिया, ये कह रहा है कि भाई वायर जो बनाया जाता है वो बहुत सारे केबल को एक साथ स्टैंडिंग करके बनाया जाता है, गलत है। वायर्स एंड केबल आर सेम थिंग, नहीं बिल्कुल नहीं है, वायर और केबल सेम थिंग नहीं होती है। वायर एंड केबल आर नेवर इंसुलेटेड, बिल्कुल गलत है, वायर केबल हर समय हम लोग इंसुलेट करके रखते हैं, वायर भले इंसुलेट ना हो केबल इंसुलेटेड रहती है। केबल्स आर मेड बाय स्टैंडिंग टुगेदर मेनी वायर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। जो हम लोग 11 केवी की केबल यूज करते हैं जनरली, जो हमारे जो अंडरग्राउंड केबल जो रहती है सब स्टेशन वगैरह में 11 केवी की 33 केवी की हम लोग यूज करते हैं केबल्स को, ठीक है। उस केबल्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ वायर रहते हैं जो कि स्टैंडर्ड रहते हैं, है ना। ठीक, केबल्स केबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एक्सएलपी केबल हो गया, क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, एक्सएलपी केबल्स हो गए। हर एक केबल में जो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारी, उसका क्या यूज है ना, क्या नाम है, कौन सी लेयर किसके बाद आती है, कौन सी लेयर किसके बीच में होती है, सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, वायरिंग, आई रूल्स की वायरिंग पढ़नी है, 1.5 स्क्वायर mm से करना है वायरिंग, 2.5 स्क्वायर mm से करना है वायरिंग। पावर वायरिंग, जो पावर सर्किट रहती है उसके अंदर कितने स्क्वायर mm की वायरिंग होती है ना, ये सब चीजें हम ध्यान रखनी है। If an electrical network, if the quantity of source is controlled by another voltage or current present in the circuit, then the source is called, बोल रहे भैया आप एक सोर्स हो लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है उस सर्किट के अंदर, वो भी अवेलेबल है, ऐसे को क्या कहते हैं? तो ऐसे को सिंपल भाषा में कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स। आप किसी और पे डिपेंडेंट हो तो जैसे इसको क्या नाम दिया जाता है? डिपेंडेंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। चारों के क्या सिंबल होते हैं ये आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सिंबल, ये आपका होमवर्क हो गया, सिंबल्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक, सिंपल है, बहुत ही इजी सा चीज दिया हूं आपको करने के लिए, कर सकते हो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोथ मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हो, जो कि 70 to 80% ऑफ फुल लोड स्पीड पहुंचने के बाद क्या हो जाती है, वो वाइंडिंग अलग हो जाती है। आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से, सिंपल। देखिए एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि टफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए कई सारे तो सिंपल थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें हम लोग को दिक्कत हुई। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज राइट अबाउट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, बताओ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ रहा है, एकदम सिंपल चीज। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, 5 मैक्सिमम फ्लक्स कोर में है, ए एरिया है, आयरन का एरिया है ना,
मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है बी मैक्स, तो E इज इक्वल टू 4.4 पर एफ फाई एन, यही है बस, और क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सिंपल है। इससे सिंपल आपसे बताओ क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ये एकदम बच्चे लेवल का क्वेश्चन, जैसा कि मतलब एक शुरुआत जब करता है कोई ट्रांसफार्मर पढ़ने का, सबसे पहले वो क्या पढ़ता है, सबसे पहले वो ईएमएफ इक्वेशन ही पढ़ता है ना। ठीक, चले आगे। Find the electrical energy consumed in 10 resistance for 10 milliampere current flowing for 2 minutes. ठीक है, I square RT, I square RT, करंट कितना है 100 मिलीएम्पियर स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 है, इंटू टाइम कितना है 2 इंटू 60 हो गया। ठीक, 6 2 12, 12 या 12 के लगभग आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, 12 जूल आ रहा है, 1200 जूल आ रहा है कि 120 जूल आ रहा है। 1200 तो आ नहीं सकता बिकॉज करंट मिली एम्पियर में है, 120 भी नहीं आएगा, 12 ही आएगा आंसर। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी 12 जूल, है ना, क्योंकि मिली एम्पियर में है यार करंट, कहाँ से आपका 1200 और 120 जूल आएगा। ठीक, कॉमन सेंस का यूज और बहुत सारे कैलकुलेशन से बचने का तरीका। ठीक है, अगला, in an electronic circuit the potential difference across any one of the resistor is a fraction of total voltage applied across the series combination, such circuit is called। भाई आपका यहाँ पे बहुत सारा क्या कहना चाहिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक, ये टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज यहाँ पे V है, इसके क्रॉस लगने वाला जो वोल्टेज है वो आपसे बोल रहा है कितना होगा, तो आप कैसे निकालते हो, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट होती है क्या, करंट डिवाइडर सर्किट होती है क्या, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है ना। वोल्टेज डिवीजन हम लोग जानते भी हैं कैसे करते हैं, हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करते हैं, वैसे ही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से हम लोग आगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में। जनरेशन में क्या रहा है, अ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट जनरेट्स इतना इतना मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को क्योंकि सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए ना। ठीक, 750 मेगावाट प्लांट जनरेट करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट करने का मतलब भैया इसकी आउटपुट है 750 मेगावाट, बढ़िया, विथ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 30%। एफिशिएंसी कितनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी है वो कितनी है 30% है, ये दिख तो रहा है ना सभी को, नहीं दिख, ठीक 30% है। द कोल हैज अ हीटिंग वैल्यू ऑफ इतना इतना किलो जूल, फाइंड द मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट आपको निकालना है। ठीक, मास फ्लो रेट क्या है, पहला चीज तो मास फ्लो रेट कितना, ये कितना कोल फ्लो होते रहना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो मास फ्लो रेट होता है आपकी इनपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय, क्या है, इनपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। कितनी आपकी हीटिंग वैल्यू है कोल की, और हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल जो है ना वो डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30,000 किलो जूल पर केजी। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है इनपुट एनर्जी। ये तो आपको मालूम है ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 30,000 ही है ना, हाँ ठीक, किलो जूल पर केजी ये लिखा है हमारे पास, इसका इशू नहीं है। हमको चाहिए इनपुट एनर्जी, हमारे पास आउटपुट है, हमारे पास एफिशिएंसी है। मैं बोलता हूँ कि
परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना आपने इनपुट दिया और उसका कितना आपको आउटपुट मिला, वो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी बता देगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे इनपुट बता दो यार। तो इनपुट कह रहा है कि भैया आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी निकाल लो आप। तो आउटपुट कितना है मेरा, आउटपुट है मेरा 750 वाट मेगावाट, और एफिशिएंसी कितनी है मेरी 30%, दैट इज 0.3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7500 डिवाइडेड बाई 3, 252500, 2500 मेगावाट देते हैं तो 7500 मेगावाट आउटपुट मिल रहा है। इतना कम एफिशिएंसी है, फिर भी वर्क हो रहा है इसी पे। ठीक है, तो कितना आया इनपुट 2500, कितना आपको इनपुट एनर्जी देनी है। इस इनपुट एनर्जी को देने के लिए कितना कंटिन्यूअसली हम लोग को कोल सप्लाई करते रहना है उसके अंदर, अगर हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इतनी है, वही हमसे पूछ रहा है मास फ्लो रेट। ठीक, 30,000 सॉल्व करते हैं, kg पर सेकेंड। ठीक, 5 टाइम्स 5 6 0 and then 0, 5 1 2 0। तो ये आ गया 1/120, 1/120 सॉरी 1/120। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको 1/120 को। पहले तो ये आप इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, ये था ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पच्चीस 5000 किलो जूल्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 30,000। करके देखना यार। मेगावाट को कन्वर्ट किए जूल्स पर सेकंड में, किलो जूल्स पर सेकंड में, किलो जूल्स में 25,000 में 2500 into divided by 83.33 आएगा। ठीक, कैलकुलेट करोगे तो 83.33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना 83.33 आएगा। कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, लग रहा है यहाँ जीरो में एक्स्ट्रा ले लिया हूँ एक। ठीक है ना, तो 83.33 ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन यार थोड़ा सा अच्छा रखना, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाता है मिस्टेक, होता ही है मिस्टेक। अब मान के चलो कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, है ना। चलो ये हो गया, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ठीक है, अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वोल्टेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। हम लोग शुरुआत में ही जब हम लोग एक पढ़ना चालू करते हैं, क्या कौन सा थ्योरी बोलते हैं यार, टू कुछ तो नाम था उसका, टू रिएक्शन थ्योरी ऐसी कुछ नाम है ना। उसके अंदर एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज और बैकवर्ड वोल्टेज होती है दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, अपोजिट। ठीक, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था ये। The actual efficiency of solar power plant is lower than the theoretical efficiency. Which of the following can be reason? क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक,
अब ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उसके ऊपर इरेडिएट हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है कि सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होगी। पहला तो फैक्टर ये डिपेंड करता है कि कितनी सनलाइट उसके तक पहुंच रही है, कोई शेडिंग वगैरह तो नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। शेडिंग होगी तो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक। भले उसकी जो वैल्यू एक्चुअल में जो दिया गया है कि इतने किलोवाट पीक का KWP का है, बट उतने KWP का वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड रीजन इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बिल्कुल सही रीजन है। थर्ड इज इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, उस वजह से भी वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, समझ रहे। तो बोथ बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। फिर ये भी डिपेंड करता है कि जो मतलब उस दिन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, ठीक। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पावर प्लांट, क्लियर। चले आगे, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कौन से टाइप का कनेक्शन यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है, डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है। स्टार कनेक्टेड तो डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे अगर हमसे कोई बोलेगा कि भाई अपना जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग जनरली जो रहता है जो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका जो सेकेंडरी होता है हमेशा डेल्टा रखते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, क्योंकि अब स्टार रखोगे तो आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है, एक न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल हो जाता है, और इसी न्यूट्रल पॉइंट का यूज करके हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज, जो भी हमको यूज करना है, ठीक। लेकिन ये चीज की रिक्वायरमेंट हमको कहाँ नहीं है, ट्रांसमिशन में नहीं है भाई, हमको 3 लाइन चाहिए, चौथा लाइन क्यों ला रहे हो जबरदस्ती का वहां पे, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर डेल्टा स्टार कनेक्शन। अब मेरे को एक चीज बताओगे आप, आपके लिए एक और होमवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, ठीक, इनकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इनकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, दोनों का क्या सेम तरीके से निकाला जाता है, दोनों का कोई डिफरेंस होता है, कैसे निकालते हैं ये आप जानना, ठीक है ना। आपके लिए एक होमवर्क। The height between two support of transmission and distribution overhead line can be determined as, ठीक है। हाइट बिटवीन टू सपोर्ट, अभी तो एक क्वेश्चन किए थे क्या ऐसे, ठीक है देख लेते हैं। दोनों के बीच की जो हाइट है, एक्चुअली हमको यहाँ पे हाइट निकाल लेते हैं, वॉलर डायग्राम। पहले मैं आपको बता दूं कैसे होगा। देखो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच की जो हाइट है, जो हाइट का डिफरेंस है वो कैसे निकालोगे। तो देखो हाइट का डिफरेंस ना आप ऐसे निकालोगे, ये मेरी क्या है, हाइट है, और ये जो हाइट कैसे निकलेगी, ये मेरी S2 माइनस S1 करूंगा तो निकल जाएगी। हाँ देखो यहाँ इतना हाइट S1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये पूरा का पूरा S2 है, तो S2 माइनस S1 करूंगा तो हाइट निकल जाएगी। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब किस फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग को देखना है बस। पहला कह रहा है हाफ इंटू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हायर हाइट सपोर्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड लोअर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, नहीं हाफ ऑफ तो कहीं नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हायर पॉइंट सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर माइनस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोअर हाइट सपोर्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ये बिल्कुल सही है, यही तो किया हम लोगों ने वहां पे, जो हम लोग ने निकाला है हाइट दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1, है ना। ये उसी की बात कर रहा है, S2 और S1 को डिफाइन कर दिया, बस कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये भी क्वेश्चन कोई देखेगा तो एक बार के लिए डर जाएगा कि क्या पूछ दिया भाई हमसे, पर ये एकदम सिंपल सी चीज पूछा, एकदम छोटी सी चीज पूछा, ठीक। चले अगला क्वेश्चन, which of the following is the correct expression for eddy current loss, eddy current loss, eddy current loss, K B max square F square T square V square, F square T square V square F square T square V K square F square F T square V। अब जो मेरे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं हमेशा F square T square V square सब सोच लेता हूँ,
लेकिन ए बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, टी यहाँ पे थिकनेस होती है। ये सब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि आपसे यहाँ पे पूछ दिया कि क्या है, सब चीज तो लिखा हुआ है, बट अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ये जो बीम, ये फॉर्मूला लिखा है इसमें टी का क्या है, टी का मतलब क्या है, टी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक बार के लिए आप बता भी दोगे कि टी का, आपको सोच के कि थिकनेस हो सकता है। लेकिन ये वी क्या है, ये वी वोल्टेज वगैरह नहीं है, ये वी है वॉल्यूम है। ये वी क्या है, वॉल्यूम है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या बोलते हैं, हम लोग ने किसके लिए देख लिया, एडी करंट लॉस के लिए देख लिया। अगर आप बोलोगे कि हिस्टेरेसिस लॉस के लिए क्या है, तो हिस्टेरेसिस लॉस के लिए क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए के बी मैक्स टू द पावर एक्स होता है। वो एक्स की वैल्यू सिलिकॉन स्टील के लिए 1.6 होती है, इस वजह से अपन हर जगह 1.6 लिख देते हैं। 1.6 एफ इंटू वी, ठीक। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, हिस्टेरेसिस लॉस का। क्लियर। स्टीन क्या कहते हैं, स्टेनमेट्ज कोफिशिएंट। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, वी वॉल्यूम को दिखाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। एक्टिव पावर इज द पावर डिसिपेटेड बाय प्योर रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टेंस जो रहता है वही एक्टिव पावर डिसिपेट करता है। एक्टिव पावर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, सही है, किलोवाट इसका यूनिट होता है। एक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर, बिल्कुल सही, वी आई कॉस फाई, कॉस फाई पावर फैक्टर है। तो आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन लिखा क्या, इसको भी एक बार कंफर्म कर लिया जाए। तो एक्टिव पावर इज द पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टेंस। तो प्योर इंडक्टेंस किसी भी प्रकार का पावर डिसिपेट नहीं करता है। सिंपल है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस भाई, कौन सा रेजिस्टेंस इज, ठीक है, हम लोग दोनों के थ्रू निकाल लेते हैं करंट। क्या दिक्कत क्या है हमको, एक करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो आप। 36 तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 12, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट 24 होगी, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट 12 होगी। कौन से कीड़ा गया यार, तो कहीं चला भी गया। मुझे लग रहा है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्वेश्चन पूछा है, तभी यहाँ पे 12 आंसर आ रहा है। एक बार जो पेपर रहेगा ना उसमें चेक कर लेना किससे पूछा है। ये सब सिंपल करंट डिवाइडर रूल 36 था, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस, मैंने 36 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और जो छोटा, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से कम करंट, जो कम रेजिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा करंट, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true about selection of size of units in electrical energy system। वो यूनिट का साइज क्या होगा, एनर्जी जनरेशन का जो सिस्टम रहेगा उसका। The size must be selected such that the unit operates close to the maximum demand curve of the station। Okay, the size should be selected independent of both the maximum demand and the load curve। ठीक नहीं, ये गलत है। The size should be selected such that the unit operate close to the load curve of the station। ठीक है। The size of the unit must match both the maximum demand of the curve and the, ये लोड होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एफर्ट इतना, जो नया आप कोई भी जनरेटिंग स्टेशन बना रहे हो तो उसका जो साइज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि जो आपका जो एग्जिस्टिंग लोड कर्व है ना, जो आपका कहाँ गया, डिमांड कर्व की तो बात अलग है, जो एग्जिस्टिंग लोड कर्व है, कोई लोड कर्व की बात नहीं कर रहा, डिमांड लोड कर्व, the size, ये तो है ऑप्शन नंबर सी। The size should be selected such that the unit operates close to the load curve of the station। ऑप्शन नंबर सी सही है।
कोई भी हम लोग नया जनरेटिंग स्टेशन लगा रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग लोड कर्व है उसके करीब इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये एनुअल लोड कर्व, टू मीट द एनुअल लोड कर्व ऑफ द स्टेशन, जो साल भर का जो लोड कर्व रहता है उसको ये मीट करना चाहिए, ठीक। हम लोग को जो रहता है, जो कैपेसिटी रहती है प्लांट की, जो रिक्वायर्ड अभी है उससे 15 to 20% ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर के फोरकास्ट मतलब और जो लोड्स अभी हम लोग के ऐड होते जाएंगे वो भी उसमें क्या हो सके, मतलब इंक्लूड हो सके, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट है 400 मेगावाट की, आप लगाइए कितना, 450 460 मेगावाट का, ठीक है। 10-15%, 15-20% अब ज़्यादा, है ना, ठीक। अगला, विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन ऑल्टरनेटर ड्रिवन बाय हाइड्रो टर्बाइंस। तो ठीक है यार, हाइड्रो टर्बाइंस की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रो टर्बाइंस में हम लोग कौन से टाइप का ऑल्टरनेटर यूज करते हैं। पहली बात तो ये हमको ये जानना जरूरी है कि हाइड्रो टर्बाइंस होती है और जो स्टीम टर्बाइंस होती है उसके अंदर किसकी ज्यादा स्पीड होती है, किसकी कम स्पीड होती है। तो स्टीम टर्बाइंस जो रहती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड में, टर्बो ज्यादा स्पीड में वर्क करती है, ठीक है। तो वहां पे आपको हाइयर स्पीड की जरूरत है, जहां पे हाइयर स्पीड चाहिए वहां पे आपको स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, हायर स्पीड में स्टेबल रहे। तो स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप जो रहेगा ये कहाँ रहेगा, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट। अब स्टीम पावर प्लांट में आप किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करिए, विद द हेल्प ऑफ कोल जला के करिए, न्यूक्लियर जला के करिए, जो करना करिए, ठीक। और हाइड्रो टर्बाइन जो होते हैं वो लो स्पीड के होते हैं, और लो स्पीड में हमको क्या चाहिए, सेलिएंट पोल टाइप चाहिए, ठीक। लो स्पीड के लिए हमको सेलिएंट पोल टाइप के चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हायर स्पीड के लिए सिलेंड्रिकल टाइप, लो स्पीड के लिए सेलिएंट टाइप। हायर स्पीड कहाँ पे आपको, चाहे आपको स्टीम पावर प्लांट बोले, चाहे आपको थर्मल पावर प्लांट बोले, आपको बोलना है सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक। और अगर आपको कोई बोलता है हाइड्रो टर्बाइन तो आपको क्या बोलना है, सेलिएंट पोल। क्लियर। अगला है डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। सीआरओ से काफी क्वेश्चंस बने थे इसमें, इस पेपर में। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जो डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी है इज डैश ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसकी सेंसिटिविटी का, ये काफी लंबा चौड़ा होता है। और डिफ्लेक्टिंग सेंसिटिविटी का सिंबल भी आपसे पूछ सकता है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू इन 1/रूट अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ऐसा सच कोई बोलेगा तो जब ये एग्जाम पेपर नहीं हुआ था, तो पेपर से पहले तो हम भी ये चीज नहीं जान रहे थे ना, मतलब मुझे खुद नहीं याद थी ना, मैंने इसको पढ़ा था क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। बट ये एग्जाम में आया तो उसके बाद हम लोगों ने चीज़ों को जाना, मैंने इस फॉर्मूले को देखा तो फॉर्मूला काफ़ी कुछ बड़ा बड़ा चीज़ है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। बट जो हमसे एग्जाम में पूछा था वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक। अगला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि स्टेशनरी आर्मेचर होने के क्या क्या फायदे मिलते हैं, है ना। परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग, कम्यूटेटर इज प्रेजेंट, स्टेटर वाइंडिंग वोल्टेज रेटिंग कैन बी डिक्रीज, स्टेटर वेट इज लेस कंपेयर टू रोटर वेट। नहीं भाई, स्टेटर का वेट तो बढ़ता है क्योंकि स्टेटर के ऊपर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग लग गई है ना। और ये कह सकते हैं कि परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये देख के थोड़ा बड़ा लग रहा है कि क्या क्या पूछ दिया रे भाई, है ना। कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड फ्लक्स डेंसिटी at a distance of 10 centimeter from long circular conductor carrying a current of 100 pi ampere, ठीक।
अब ये पाई वाई देख के ही लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या पूछ दे रहा है हम लोग से। प्लेस्ड इन एयर। ठीक, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर के समय में अपना फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमसे यहाँ पे पूछ क्या क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एच और हमसे पूछ रहा है बी। ठीक, तो बी होता है म्यू नॉट म्यू आर एच, लेकिन एच की वैल्यू हर जगह यही नहीं होती। एच की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप का क्या क्या किसकी बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है ना। तो उसके लिए एच की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर एच की वैल्यू फॉर लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक, तो ये जो पाई वाई दिया है ना, ये एक्चुअल में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को लग रहा है कि चलना पाई वाई जो दिया हुआ, जैसे कि 100 पाई एम्पियर दिया करंट, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है 100 पाई एम्पियर। ठीक, नीचे क्या करना है 2 पाई इंटू डी। डी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 10 लिख दिया। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, 2 से 50 और ये हो गया 5। ठीक, कुछ तो मिस्टेक हो गया क्या। ओके ओके ओके, सब मीटर में है ना, एम्पियर टर्न पर मीटर, और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए। इसको लेगा 10⁻², 10⁻², 10⁻², ऊपर गया, ये हो गया 500 एम्पियर टर्न पर मीटर। ये तो इसका यूनिट है। तो यूनिट से ही दो ठो अलग हो गए, दो ठो बचे हमारे पास। 500 एम्पियर टर्न पर मीटर, यही आंसर है। सेकंड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट अगर निकालना भी हुआ तो आप निकाल सकते हो। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर एयर के लिए 1 होता है इंटू 500। इसको सॉल्व करो, 5 4 200 है ना, 200 इंटू पाई टू 22/7 मतलब 3.14, 3 इंटू 2 6 के आसपास आ रहा है। देखो 5 4 20, 200 हो गया, मतलब 2 मान लिया। ठीक है, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। यही आंसर है हमारा, है ना। बाकी 50 वेबर पर मीटर स्क्वायर है नहीं आंसर, 500 एम्पियर टर्न पर मीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लेकिन ये तभी आपसे बन पाएगा, क्वेश्चन इजी है लेकिन देख के डर लगता है, पर तभी आपसे बन पाएगा जब आपको ये सब फॉर्मूलेज याद होंगे, है ना। और ये थोड़े से मैं मानता हूँ कि थोड़े से क्या है, कंफ्यूजिंग है, काफी सारे सेम सेम टाइप के हैं। लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, एक सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर से इतना दूर है तब क्या होगा, ये सब चीजें थोड़ी सी इशू वाली है। बट आप उसको बार बार क्या करो, एक टेबल में लिख लो, टेबल में लिख के अपने एक चिपकाइप कर लो कहीं पे, और उसको बार बार स्टडी करोगे तो आपसे हो जाएगा वो चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 4+3J पर फेज कनेक्टेड टू ए 3 फेज 230 वोल्ट सप्लाई, वो एक्टिव पावर निकालना। ठीक है, अभी एक्टिव पावर निकालनी है हमको। ठीक, इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे ना, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 10 बज रहा है, मुझे भी घर जाना है। बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 4+3J, ठीक है, लोड है। ठीक, फाइंड द एक्टिव पावर, VI cos phi, VI cos phi। ठीक है, z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, √125। ठीक है, ये हो जाएगी 5 एट एन एंगल। एट एन एंगल क्या, थीटा क्या होता है, मतलब cos phi
कॉस थीटा कितनी वैल्यू होती है, ये होती है r बाई जेड। r कितना है, r कितना है 4 है, और z कितना है 5 है। 1/5.2, ये 0.8, 0.8 मतलब 36.86, 36.86, 5 एट एन एंगल 36.86। ठीक है, लैगिंग हो गई। ठीक, ये आ गया हमारी बहुत सारी चीज़ें। cos फाई की वैल्यू हमको मालूम चल गई 0.8 है, v की वैल्यू हमको मालूम है, i हमको निकालनी है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, i निकाल लेते हैं। ठीक है, i क्या होगा, i होगा v बाई जेड। v कितना है 230, और z कितना है, z कितना आया 5 आया। इसको यही पुट कर दो डायरेक्ट। अब ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। v की वैल्यू 230 इंटू 230 बाई 5 इंटू कॉस फाई 0.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। 230 इंटू 230 23 इंटू 23। वैसे नहीं आएगा, बैलेंस 3 फेज है। क्वेश्चन में देखो 3 फेज लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट रही थी, 3 का मल्टीप्लीकेशन। है ना, इसको सॉल्व कर लेना है क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स लगना है, बाकी हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। Next question is the frequency of a 3-core underground cable is doubled, the charging current will be। अगर 3-core अंडरग्राउंड केबल की हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, तो IC इज इक्वल टू होता है VPH अपॉन इसका जो भी XC। ठीक, इसको आप ये कह सकते हो कि VPH इंटू 2πfc। अगर इसकी क्या बढ़ी, फ्रीक्वेंसी अगर क्या हुई डबल हुई, तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो चलिए फिर आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, है ना। हम लोग ने आज पिछले क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड 33 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि और 30-40 क्वेश्चन हम लोग और कर लें, और मतलब जो पहले हम लोग का प्लान था कि 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, अब ये एक्चुअल में 4 लेक्चर में खत्म हो, बट कोई इशू की बात नहीं है, हम लोग काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को जान रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर चाहिए थ्योरी वाइज तो जरूर कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं फिर प्लान करूँगा चीज़। ओके, चलिए फिर टाटा बाय, जय हिंद।